नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट 2022 के लिए कंप्लीट कोर्स हम आपको करा रहे हैं। तो क्लास नंबर 29 आज हम देखेंगे और हमारा आज का टॉपिक है परिसंचरण तंत्र। उसी के अंतर्गत हृदय जो है उसकी संरचना सारी चीजों को देखेंगे और प्रश्नों को भी जो है वो देखेंगे। इससे पहले क्लास नंबर 28 देखी थी हमने, जिसमें हमने पाचन तंत्र देखा था। यदि नहीं देखा हो साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। ये पूरा कोर्स है जिसमें मानव शरीर, स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण, ये जो टॉपिक है इसके अंतर्गत की चीजें आपकी जो है वो चल रही, इसी चैप्टर में ही जो सारी चीजें हम देख रहे हैं वो जो है वो आती हैं। तो परिसंचरण तंत्र, जिसको इंग्लिश में हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, होता क्या है? तो शरीर के रक्त परिसंचरण तंत्र में आपका रक्त, हृदय और रक्त वाहिनी जो है वो सारी चीजें आती हैं। क्या क्या? रक्त, हृदय और रक्त वाहिनियां। हृदय की पंपिंग क्रिया द्वारा, हृदय जो है वो धड़कता है ना, तो सिकुड़ता है, फैलता है, तो वही पंपिंग होता है। तो हृदय की पंपिंग क्रिया के द्वारा रक्त जो धमनियां हैं और धमनिकाएं हैं, इनसे होता हुआ संपूर्ण शरीर की जो कोशिकाओं हैं या सेल्स जो है उसमें जो है वो पहुंचता है। किससे? हृदय की पंपिंग क्रिया के द्वारा। कहां से होते हुए? तो धमनी और धमनिकाओं से। और उनमें ऑक्सीजन, आहार यानी कि फूड, पानी और अन्य सभी आवश्यक पदार्थ जो है वो पहुंचाता है। और वहां से जो अशुद्ध रक्त कोशिकाएं हैं और सिराएं हैं, इनसे होता हुआ हृदय में जो है वो वापस आ जाता है। तो ये जो क्रिया पूरी होती है इसको हम कहते हैं रक्त का परिसंचरण तंत्र। यानी कि जो जरूरी चीजें हैं वो आप ले गए और जो वहां पर खराब चीजें हैं, अशुद्ध चीजें हैं, वो वापस ले गए। तो इस प्रकार से अगर एक सरल सी लैंग्वेज में हम इसे समझाना चाहें तो ये आपका हो जाएगा रक्त का परिसंचरण तंत्र। आगे बात करते हैं। तो यह जो तंत्र है या वाहिका तंत्र अंगों का वह समुच्चय है जो कि शरीर की कोशिकाओं के मध्य पोषक तत्वों का यातायात करता है। मैंने बताया ना, जो सारी चीजें जरूरत की वो पहुंचा रहा है, जो नहीं है वापस ले जा रहा है। तो क्या कर रहा है? ये पोषक तत्वों के यातायात का जो है वो काम करता है। मानव और अन्य जो कशेरुक प्राणी होते हैं, कशेरुक मतलब जिनमें कशेरुकी कहते हैं हम बेसिकली, जो रीढ़ की हड्डी है उसको, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि ऐसे प्राणी जिनके जो शरीर होते हैं वो कई खंडों वाले जो मेरुदंड होते हैं वो पाया जाता है। रीढ़ वाले जीव जंतु जिसको हम कह सकते हैं, वो आपके जो है वो आते हैं कशेरुक प्राणी में। तो मानव और अन्य जो कशेरुक प्राणी है उनके परिसंचरण तंत्र की बात करें तो उनमें बंद परिसंचरण तंत्र जो है वो होता है। अर्थात बंद का मतलब क्या है? अर्थात रक्त कभी भी धमनियों, सिराओं और कोशिकाओं के जाल से बाहर जो है वो नहीं जाता है। बंद मतलब समझ रहे हैं? क्लियर है कि बाहर ना जो चीज जा पाए वो आपके बंद में आ जाएगी। तो रक्त कभी भी, चाहे वो धमनी हो, चाहे वो सिरा हो, चाहे वो कोशिकाएं हैं, इनके जाल से बाहर जो है वो नहीं जाता है। आकशेरुक की बात करें और इनके परिसंचरण तंत्र की बात करें तो इनमें जो है वो खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बहुत से प्राथमिक जीव जो हैं उनमें भी परिसंचरण तंत्र जो है वो नहीं होता है, लेकिन सभी प्राणियों का जो लसिका तंत्र होता है वो एक खुला तंत्र होता है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत से प्राथमिक जीव ऐसे भी होते हैं जिनमें सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। लेकिन अगर बात करें लसिका तंत्र की, जिसको हम इंग्लिश में लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं, वो एक खुला तंत्र के रूप में होता है। आगे बात करते हैं आपका कि मानव और उच्च श्रेणी के जो जंतु होते हैं उसमें पदार्थ के जो परिवहन है उसके लिए एक पूर्ण विकसित परिसंचरण तंत्र होता है। ये मैंने आपको बताया। इसके अवयव कौन कौन से होते हैं, यानी कंप्लीट करने के लिए कौन कौन सी जो चीजें हैं वो आवश्यक हैं। तो रुधिर आपका सबसे पहला ब्लड, दूसरा आपका जो है वो हृदय, तीसरा आपका रुधिर वाहिनियां और चौथा आपका लसिका। तो इन चार पॉइंट को आपको जो है वो याद रखना है। अभी हम हृदय जो है, रुधिर जो है, इनको अलग से भी देखेंगे क्योंकि इसके अंतर्गत पॉइंट से क्वेश्चन आते हैं। लसिका को यहाँ पर देख लेते हैं क्या होता है। तो रुधिर एक तरल माध्यम है, आप जानते हैं लिक्विड फॉर्म में होता है, जो सारे शरीर में प्रवाहित होकर जो पदार्थ हैं उनके परिवहन का कार्य करता है। मैंने बताया ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करता है। हृदय जो है एक प्रकार का क्या होता है? पंप होता है, जो कि रुधिर के प्रवाह के लिए आवश्यक दाब उत्पन्न करता है। रुधिर वाहिनियां क्या होती हैं? ऐसी नलिकाएं, यहाँ पर रुधिर वाहिनियां थर्ड वाला ना, ब्लड वेसल, उसी के बारे में बताया गया है कि रुधिर वाहिनियां क्या है? ऐसी नलिकाएं हैं जिनमें होकर रुधिर एक भाग से दूसरे भाग को जाता है। तो ऐसे पतली पतली नलिकाएं हैं, इनसे ही आपका जो ब्लड है वो ऐसे होते 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 एक साइड से दूसरे साइड को जा रहा है। तो इसे हम कहते हैं रुधिर वाहिनियां। लसिका जो है वो एक तरल माध्यम है जो कि रुधिर वाहिनियों और कोशिकाओं के पदार्थ के
परिवहन का कार्य करता है। समझे आप? बेसिक सा जो पॉइंट अगर आपको लसिका का याद रखना है तो क्या है, लसिका एक तरल माध्यम है जो कि रुधिर वाहिनियों और जो कोशिकाएं हैं उनके पदार्थों के परिवहन का काम करता है। तो बस इतना सा पॉइंट आपको जो है वो बेसिक सा याद रखना है। तो आपका लसिका हो गया, रुधिर वाहिनियां मैंने बता दिया जिनमें होकर के जो है वो रक्त बहता है, रक्त एक भाग से दूसरे भाग की ओर जाता है, वो सारी चीजें देखी हमने। अब बात करते हैं हम आगे रुधिर की, क्योंकि हमने यहाँ पर लसिका देख लिया, रुधिर वाहिनियां देख लिया, रुधिर को हम देखेंगे, उसके बाद हृदय को देखेंगे ना। रुधिर और हृदय से के बीच में हम प्लाज्मा को भी देखेंगे। तो रुधिर की बात करते हैं तो रुधिर जो है वो रक्त एक विशेष प्रकार का ऊतक है, आप जानते हैं, जिसमें द्रव्य आधात्री यानी कि मैट्रिक्स, प्लाज्मा और अन्य संगठित संरचनाएं जो है वो पाई जाती हैं। तो प्लाज्मा किसके अंतर्गत आता है? इसी रुधिर के अंतर्गत आता है। और प्रकृति कैसी है रुधिर की? तो एक विशेष प्रकार का ऊतक है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि रक्त क्या है, ऑप्शन में वहां ऊतक दिया हो और आपका 3 ऑप्शन को अपने आप से बना दिए जाए, तो ये चीज आपको तो पता ही होगी। और मैंने ये भी बताया कि इसी में द्रव्य आधात्री मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा और अन्य संगठित संरचनाएं होती हैं। तो जो प्लाज्मा होता है इसको अब हम अलग से जो है वो पढ़ते हैं। प्लाज्मा की बात करते हैं तो प्लाज्मा अर्थात प्रद्रव्य। अच्छा, प्लाज्मा को देखने से पहले हम एक बार इसके कंप्लीट जो है वो डिवीजन को देख लेते हैं, तो संपूर्ण जो है वो भाग को देख लेते हैं। तो रक्त के अंतर्गत अगर बात करें तो प्लाज्मा आता है और रुधिराणु आते हैं। रुधिराणु जो है उनके अंतर्गत भी अलग अलग इंग्लिश के भी नाम देखते चलिएगा। रुधिराणु जो है इसके अंतर्गत भी आपका आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स आते हैं। आरबीसी और इरेथ्रोसाइट्स हम कह सकते हैं, डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स हम कह सकते हैं, और रुधिर प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स कह सकते हैं। तो ये नाम आप तीनों ही जरूर ध्यान रखिएगा, ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। रुधिराणु जो है उसके अंतर्गत ये 3 भाग हो जाएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स। अब आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेटलेट्स में जो आपका डब्ल्यूबीसी है इसके अंतर्गत भी कणाकार और अकणाकार इस प्रकार से जो है वो भाग होते हैं। कणाकार जो है उसके अंतर्गत बेसोफिल्स हो गया, न्यूट्रोफिल्स हो गया, इयंजिनोफिल्स हो गया, और अकणार जो है कणाकार है उसमें लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये सभी कोशिकाएं आ जाती हैं। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है डिवीजन के तौर पर। तो इसी के अंतर्गत हम जो है वो प्लाज्मा को जो है वो देख रहे थे। वापस से चलते हैं प्लाज्मा पर। तो प्लाज्मा अर्थात प्रद्रव्य एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो क्या करता है, रक्त के आयतन का लगभग 55% जो है वो होता है। तो ये तो हो गया इसके जो है वो हिस्से की, भाग की। रक्त के आयतन का लगभग 55% आपका अकेले प्लाज्मा ही जो है वो होता है। प्रकृति हल्के पीले रंग के गाढ़ा तरल पदार्थ। प्रद्रव्य जो है उसमें 90 से 92% जो है वो जल और 6 से 8% प्रोटीन जो है वो पाया जाता है। तो ये इसके अंतर्गत जो है वो अलग अलग हिस्से हो जाएंगे। आगे बात करते हैं तो फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन ये प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन होते हैं। तीसरा पॉइंट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में यानी इन पेपरों में नहीं और जो अन्य पेपर होते हैं उनमें पूछे जा चुके हैं। तो ये तीनों नाम आपको पता होना चाहिए, फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन। ये किसमें पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन जो है वो आपके होते हैं। तो इनको तीनों को याद रखेगा। चौथा है पॉइंट, जो फाइब्रोनोजन है इसकी आवश्यकता किस लिए होती है? तो रक्त का थक्का बनाने या फिर स्कंदन में जो है वो होती है। तो ये जो है आपको कार्य भी इसका याद रखना है। फाइब्रोनोजन क्या करता है, इसकी जो आवश्यकता होती है वो रक्त का थक्का बनाने या फिर स्कंदन में जो है वो सहायक होता है। और इसमें कौन कौन से प्रोटीन होते हैं वो हमने यहाँ पर जो है वो देख लिए, जो कि प्लाज्मा में होते हैं। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि प्लाज्मा में फाइब्रोनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन होता है। इसका जो सबसे पहला है फाइब्रोनोजन, इसकी आवश्यकता रक्त थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। कुछ और पॉइंट है आपके। पांचवा पॉइंट है आपका कि ग्लोबुलिन का जो उपयोग है वो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र और एल्बुमिन का उपयोग जो है वो परासरणी संतुलन के लिए होता है। तो तीनों के हमने देख लिए, ग्लोबुलिन भी आपका देख लिया और एल्बुमिन भी देख लिया। तो टोटल 3 मैंने बताया, फाइब्रोनोजन रक्त का थक्का या स्कंदन में, दूसरा बताया ग्लोबुलिन जिसका यूज शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र में, और तीसरा बताया एल्बुमिन जिसका यूज परासरणी संतुलन के लिए। छठा पॉइंट है प्लाज्मा जो है उसमें अनेक खनिज आयन भी होते हैं, जैसे कि आपका Na+ हो गया, Ca++ हो गया, Mg++ हो गया, HCO3- हो गया, Cl इत्यादि भी जो है सभी आयन होते हैं।
और ये चीज मैंने आपको बताई थी, जो प्लस प्लस या माइनस आयन लिखे होते हैं, इसके जो चिन्ह होते हैं ये आप ऊपर दर्शाते हैं, जैसे Mg लिखा है प्लस प्लस ऊपर इस टाइप से छोटा छोटा लिखते हैं। सातवां पॉइंट है, शरीर में संक्रमण की अवस्था में होने के कारण आपका ग्लूकोज, अमीनो अम्ल और लिपिड भी जो है वो प्लाज्मा में जो है वो पाए जाते हैं। कब? जब किसी प्रकार का शरीर में संक्रमण होता है। रुधिर का थक्का बनाने और स्कंदन के अनेक कारक द्रव्य के साथ निष्क्रिय दशा में जो है ये रहते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि बिना थक्का या स्कंदन जो कारक होते हैं उसका जो प्लाज्मा होता है उसको हम सीरम के नाम से जो है वो जानते हैं। तो ये सीरम आपने वर्ड सुना होगा, ये आपका हो गया टोटल प्लाज्मा के बारे में। अच्छा, इसके बाद हम परिसंचरण तंत्र के संदर्भ में कार्य को पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले जो हमने अभी लिस्ट देखी थी, इस लिस्ट में इस चीज को समझ लीजिए कि ये जो हमने बताया था प्लाज्मा और रुधिराणु में जो आपका ये आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और जो आपका रुधिर प्लेटलेट्स है, इसकी अगर बात करें तो ये संयुक्त रूप से क्या कहलाते हैं? तो संगठित पदार्थ कहलाते हैं। रक्त का लगभग कितना परसेंट होता है? तो लगभग 45% जो है ये आपका जो है वो होता है। और मैंने वो बता दिया प्लाज्मा भी आपका परसेंटेज, तो दोनों को आप जो है वो याद रखिएगा। अच्छा, वीडियो सभी लोग लाइक अवश्य करते रहिएगा। लाइव टाइमिंग आप सभी को पता है, जो नए हैं उनके लिए शाम के 8 बजे की लाइव टाइमिंग है, जो हम टॉपिक वाइज वीडियो जो है वो देख रहे हैं सुपर डेट के लिए। तो सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर जो है वो करते रहिएगा। चलिए बात करते हैं आगे। तो एक चीज आपको ये भी याद रखना है, अगर आपसे पूछा जाए जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं, आरबीसी जो होती हैं, ये आपकी कहाँ बनती है? जो वयस्क अवस्था है उसमें लाल रुधिर कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो ये जो है वो अस्थि मज्जा में जो है वो बनती हैं। अस्थि मज्जा में जो है ये बनती हैं। और अगर आरबीसी की औसत आयु की बात करें तो लगभग 120 दिन जो है इसकी औसत आयु जो है वो होती है। इसमें आपका हीमोग्लोबिन पाया जाता है, पर अगर डब्ल्यूबीसी की बात करें, व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, इसमें जो हीमोग्लोबिन है वो नहीं होता है, इसलिए रंगहीन होने से ये श्वेत रुधिर कणिकाएं जो है आप कह सकते हैं कहलाती हैं। और जो आरबीसी है ये आपका केंद्रक विहीन होता है, ये भी आपको जो है वो याद रखना है। आरबीसी में जो है वो केंद्रक जो होता है वो आपका नहीं होता है। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो इसमें जो केंद्रक होता है वो आपका जो है वो होता है, यानी केंद्रक युक्त होता है। और ये चीज मैंने आपको बता दी कि वर्णक नहीं होता है, इसलिए रंगहीन होता है। और यहाँ पर अच्छा, ये कि जो अस्थि मज्जा में बनती है ये आपका लाल रुधिर कणिकाएं, इसके अलावा इस चीज को भी याद रखिएगा कि अगर भ्रूण की बात की, मैंने बताया था ना कि जो वयस्क होते हैं उसमें तो वो है अस्थि मज्जा में बनती, पर अगर बात की जाए भ्रूण, तो इसमें जो है ये यकृत और प्लीहा में जो है वो बनती है, यकृत और प्लीहा में। और डब्ल्यूबीसी की बात करते हैं तो केंद्रक जो है ये युक्त होता है। इसमें अगर बात करें तो डब्ल्यूबीसी में जो है ये कहाँ बनती है? तो ये आपका प्लीहा में बनती है। और रुधिर प्लेटलेट्स मैंने बताया कार्य क्या होता है? रुधिर का स्कंदन करना। जैसे घाव लगता है तो रक्त वाहिनी क्या करती है? खून का बहाव जो है वो वहां पर जम जाती है, खून का बहाव रुक जाता है। तो किसका जमाव होता है? तो फाइब्रिन का जमाव होता है। नाम आपको शायद मैंने पहले भी बताया है, फाइब्रिन के जमाव के कारण ये जो है वो होता है। तो ये टोटली रुधिर कणिकाओं के जो है वो टाइप्स होते हैं। रुधिर कणिकाओं के अंतर्गत आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रुधिर प्लेट्स। और जो दूसरा टाइप है वो आपका रुधिर रक्त के अंतर्गत रुधिराणु के अलावा वो होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा रक्त रुधिर का लगभग 55% होता है, और ये जो तीनों है ये मिलाकर लगभग 45% होते हैं। तो बस इतना सा आपको याद रखना है। अब बढ़ते हैं हम इसके कार्यों की तरफ। प्लाज्मा हमने पूरा देख लिया है अपना। तो परिसंचरण तंत्र के कार्य, तो खाद्य पदार्थ जो है इनके परिवहन का जो है ये कार्य करते हैं। मैंने बताया ना, एक इधर से उधर ले जाने का। तो परिसंचरण तंत्र में आहार नाल में पचा हुआ जो खाद्य पदार्थ है उसको शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन का काम करते हैं। ऑक्सीजन को फेफड़ों की वायु वायु जो कुपिकाएं हैं उनसे शरीर की प्रत्येक कोशिका तक जो है वो पहुंचाते हैं। तीसरा आपका है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका परिवहन, तो कोशिकीय श्वसन में उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों तक परिवहन का जो कार्य है वो परिसंचरण तंत्र ही जो है वो करते हैं। तो ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, भोज्य पदार्थ हो गया। चौथा है उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। तो ऊतक और कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप जो बने उत्सर्जी या अपशिष्ट पदार्थ हैं उनके परिसंचरण तंत्र की बात करें तो उनके द्वारा ही उत्सर्जी जो अंग होते हैं वृक्क तक जो है वो
पहुंचाया जाता है। तो अगर एक लाइन में याद रखना है तो हेडिंग हेडिंग याद रख सकते हैं, डिटेल में आपको याद रखना है तो उसके अंदर का पॉइंट याद रख सकते हैं। ये हो गया उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन। अगला है आपका पॉइंट हार्मोन्स का परिवहन। तो ये तंत्र हार्मोन को भी शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। शरीर का जो ताप है उसका नियमन, तो परिसंचरण तंत्र जो है वो शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने का भी महत्वपूर्ण कार्य जो है वो करते हैं। अगला आपका है सातवां समस्थैतिकता जो है वो बनाए रखना। तो परिसंचरण जल और हाइड्रोजन आयन और रासायनिक पदार्थों के वितरण के द्वारा शरीर के जो सभी भाग हैं उनमें आंतरिक समस्थैतिकता जो है उसको बनाए रखने का काम भी ये करते हैं। शरीर की रोगों से रक्षा करने का काम भी जो है ये करते हैं। तो एक प्रकार से प्रतिरक्षी तंत्र का भी कार्य करते हैं। अच्छा, एक चीज ये भी समझिए, तो मैंने अभी बताया था ना आरबीसी डब्ल्यूबीसी, तो जो डब्ल्यूबीसी की जब बात होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स की बात होती है, तो किस प्रकार से काम करते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली या प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में कार्य करते हैं। ये शरीर में प्रवेश करने वाले जो रोगाणु हैं उनसे शरीर की रक्षा करते हैं। प्रतिरक्षा तंत्र क्या होता है, जो हमारी रक्षा करें रोगों से, तो शरीर के रोगों से रक्षा में भी आ जाएगा परिसंचरण तंत्र। अब बात करते हैं हृदय की। परिसंचरण तंत्र के कार्य आपके समाप्त हुए। तो रक्त परिसंचरण तंत्र जो है उसको समझने के लिए क्या समझना जरूरी है, हृदय की संरचना को। तो हृदय जो है वो 4 खंडों में जो है वो बटा होता है। 4 खंड में कौन कौन से, आपका अलिंद और निलय जो है वो होते हैं। इधर साइड देखिए चित्र में, ये दायां अलिंद है, ये आपका बायां अलिंद है। इधर देखिए तो दायां निलय है और इधर देखिए तो बायां निलय है। तो ये टोटल गिनेंगे तो कितने हैं, 1 2 3 4, तो टोटल कितने खंड हैं, 4 खंड होते हैं। तो ऊपर के 2 भाग अलिंद और नीचे के 2 भाग निलय, देख रहे हैं ना, ऊपर के दोनों क्या है, अलिंद अलिंद है, और नीचे के देखें तो दोनों निलय निलय है। बाकी स्थिति आप जो है इसमें देख ही रहे हैं। तो ये 4 खंडों में बटा होता है। आगे बात करते हैं, तो जो दाहिना अलिंद होता है वो और निलय के बीच 3 द्वार होते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, जिन्हें हम कपाट के नाम से जो है वो जानते हैं, जो कि वॉल्व की सहायता से जो है वो खुलते हैं। और इन 3 कपाट को जो है वो त्रिविलिनी कपाट के नाम से जो है वो जाना जाता है। सेम ऐसे ही बायां अलिंद और निलय के बीच की बात करें, साइड में चित्र में देखते हुए चलिएगा, तो इसमें 2 कपाट होते हैं और इनको हम द्विविलिनी कपाट जो है उसके नाम से जानते हैं। तो बस यहाँ पर आपको त्रिविलिनी कपाट और द्विविलिनी कपाट, इन 2 चीजों को बताया गया है। अब हम क्या करते हैं, जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाता है उस पर बेस्ड एक ट्रिक को देखते हैं। और ट्रिक आपकी क्या है, धांसू ट्रिक। ट्रिक ही धांसू है, मतलब ट्रिक तो धांसू है ही है, पर एक्चुअल में ट्रिक आपकी क्या है, धांसू नाम से ही है। यहाँ पर जो धा है इससे आपका हो जाएगा धमनी, और जो शव है इससे आपका शुद्ध। तो आपको इसे याद करने में आसानी होगी कि धमनी में जो है वो शुद्ध रक्त जो है वो बहता है। बहुत पूछा जाता है कि किसमें जो है वो शुद्ध रुधिर बहता है, धमनी में या सिरा में। तो एक बार बस धांसू याद कर लीजिए, कभी भी जीवन में आपको कंफ्यूज नहीं होगा। तो धांसू में जो धा है उससे हो जाएगा धमनी और सू से हो जाएगा शुद्ध। तो धमनी में जो है वो आपका शुद्ध रुधिर बहता है। इससे अगर ये आपको याद हो जाएगा कि धमनी में शुद्ध रुधिर बहता है, तो सिरा में आपका क्या हो जाएगा, अशुद्ध रुधिर जो है वो हो जाएगा, यानी कि जस्ट इसका अपोजिट। तो केवल एक याद कर लेंगे तो दूसरा ऑटोमेटिक आपको जो है वो याद हो जाएगा। आगे बात करते हैं, और आपको एक और टर्म सुनने को मिलता है क्या, कि पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी सिरा। ये आपने बहुत सुना होगा कि पल्म किसमें जो है वो शुद्ध रुधिर बहता है, क्योंकि ये अपवाद स्वरूप होते हैं ना। तो इस चीज को यहाँ पर समझिए कि धमनी जो है, अगर पल्मोनरी धमनी की बात करें, धमनी में अगर शुद्ध बहता है रुधिर, तो पल्मोनरी अगर धमनी आपसे पूछा जाए तो उसमें क्या रक्त बहेगा, तो अशुद्ध बहेगा, यानी जस्ट अपोजिट होता है। सेम चीज इसी प्रकार अगर आपसे कहा जाए कि सिरा में अगर शुद्ध रुधिर बह रहा है, तो जो कि हमने ऊपर ट्रिक से बताया, तो पल्मोनरी सिरा अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे कि उसमें जो है वो शुद्ध रक्त बहता है। तो इतना सा है। एक बार फिर से मैं आपको बता रहा हूं, मैंने ट्रिक बताई आपको कि जो धमनी है उसमें कैसा रुधिर बहता है, शुद्ध रुधिर बहता है। धा और सू से आप याद रख सकते हैं, धासु से, ठीक है। तो अगर धमनी में आपको शुद्ध रक्त पता है, शुद्ध रक्त पता है, और आपसे धमनी से ही रिलेटेड पूछा गया है कि बताइए पल्मोनरी धमनी में जो है वो कैसा रुधिर बहेगा, तो हम तो जानते हैं कि धमनी में जो है शुद्ध रक्त बहता है, पर अगर जब पल्मोनरी पूछा जाएगा तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि शुद्ध नहीं बहेगा, कैसा बहेगा, अशुद्ध बहेगा। ठीक ऐसे ही आपको पता है कि जो सिरा है इसमें जो है आपका अशुद्ध रक्त जो है वो बहता है,
परंतु जब आपसे पल्मोनरी सिरा करके पूछा जाएगा तब आप अशुद्ध नहीं, जस्ट अपोजिट कहेंगे कि पल्मोनरी जो सिरा है इसमें आपका शुद्ध रुधिर बहता है। इतनी सी आप चीज ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं पॉइंट से जो है वो बनता है, इसलिए मैंने थोड़ा सा ट्रिक से इसको जो है वो जोड़ दिया है ताकि भूलें आप ना, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आए। अब शुद्ध रुधिर होता क्या है इसको भी जान लेते हैं, फिर क्वेश्चन देखते हैं कि शुद्ध रक्त से अभिप्राय होता है ऐसा खून जिसमें क्या हो, ऑक्सीजन हो। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जो है आपका शुद्ध होता है। जहां जहां पल्मोनरी शब्द आपका जो है वो आएगा, समझ जाइए फेफड़ा शब्द भी वहीं आपको मिलेगा, क्योंकि फेफड़े से ही पल्मोनरी धमनी और पल्मोनरी जो सिराएं होती है वो आपकी जुड़ी रहती हैं। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हुई। इस जो चैप्टर है इसमें अगर आप देखेंगे तो ये सारी चीजें सब टॉपिक के रूप में है, इसीलिए हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझ रहे हैं। इतना समझ रहे हैं कि अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन आए जो ऊपर ही ऊपर से बन सकता है वो आप जो है वो कर ले जाएं। सारी चीजें समाप्त हुई। अब प्रश्न स्टार्ट करते हैं। टोटल 5 प्रश्नों की प्रैक्टिस हम करेंगे। आगे प्रश्न धीरे धीरे बढ़ाएंगे भी, पर हम टॉपिक के साथ साथ 5-5 प्रश्न लेकर के चल रहे हैं और लास्ट में क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। तो प्रश्न आपका है, इनमें से कौन सा प्रोटीन नहीं है, हेपेरिन, क्रेटिन, फाइब्राइन या फिर एल्यूमिन? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यहाँ पर पहला वाला ही, यानी कि हेपेरिन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। हेपेरिन जो है आपका, पूछा गया था ना कौन सा प्रोटीन नहीं है, हेपेरिन आपका प्रोटीन जो है नहीं है। ये आपका जो है, जो रक्त का थक्का है वो जमाने का काम जो है वो करता है। रक्त का जमाने का काम नहीं करता, रक्त का थक्का जो है वो जो जमे उसको रोकने का काम करता है। रक्त का थक्का जमाने से, जमने को रोकने का काम जो है वो करता है। इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न कि बांझपन रोधी विटामिन कौन सा है? विटामिन बी, विटामिन ई, विटामिन ए या फिर विटामिन के? बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन यहाँ पर विटामिन ई जो है वो आपका सही होगा। विटामिन ई जो है इसका जो रासायनिक नाम होता है वो आपका होता है टोकोफेरॉल। काफी बार मैं आपको ट्रिक बता चुका हूँ रथ पर एक टॉफी वाली, वो नहीं देखी हो तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। जीके प्लेलिस्ट एक ऑलरेडी बनी हुई है। तो टोकोफेरॉल जो है इसको हम कहते हैं बांझपन रोधी विटामिन। ये जो विटामिन होता है ना, जो प्रजनन क्षमता होती है उसके विकास के लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार होता है। विटामिन जो ए होता है इससे कमी से रतौंधी रोग होता है, तो ये आपका बेसिकली आप कहेंगे कि दृष्टि से संबंधित जो है वो आपका दृष्टि विकास से संबंधित जो है आपका विटामिन ए जो है वो होता है। विटामिन जो के होता है ये मैंने आपको बताया है कि रक्त का जो थक्का है वो जमाने में सहायक होता है। रक्त का थक्का जो है वो जमाने में सहायक। और जो आपका पहला ऑप्शन दे रखा है विटामिन बी, विटामिन बी जो है ये विभिन्न प्रकार के जो एंजाइम होते हैं, शॉर्ट में ए लिख दिया है, इनके को एंजाइम के रूप में जो है वो काम करता है। और रोग जानते हैं विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। अगला देखते हैं आपका तीसरा कि एक व्यक्ति के लाल रुधिराणु जो है उसमें ए और बी एंटीजन है, तो इनके सीरम में कौन सा एंटीबॉडीज जो है वो होगा। अब इस ब्लड चैप्टर को हमने, यानी रक्त परिसंचरण में ब्लड को भी हमने साथ में पढ़ा, पर इस टॉपिक को हमने इसीलिए यहाँ क्वेश्चन में पढ़ रखा ताकि हम सारी चीजें इस प्रश्न के साथ ही आपको समझा दें। रक्त में आपको देखना होता है एंटीजन और आपका एंटीबॉडी। तो अगर आपका ए ब्लड ग्रुप है तो जो उसमें एंटीजन होगा वो आपका ए होगा और एंटीबॉडी जो है आपका बी, स्मॉल बी। इस प्रकार से हम अलग से दर्शा देते हैं। अगर रक्त आपका जो है वो बी है तो एंटीजन जो है आपका बी होगा और एंटीबॉडी की अगर बात करें तो ए होगा। अगर रक्त जो है आपका ए बी है तब आपका जो एंटीजन है वो ए और ए व बी दोनों में से हो सकता है, और एंटीबॉडी जो है ये आपका कोई नहीं होगा। और रक्त अगर आपका जो है वो ओ है तो एंटीजन आपका नहीं होगा और एंटीबॉडी ए व बी जो है वो आपका हो सकता है। अब प्रश्न में जो पूछा गया उस चीज को देखिए कि एक व्यक्ति के लाल रुधिराणु जो है उसमें ए और बी एंटीजन है, तो ये आपका एंटीजन है। और किसमें कह रहा है कि लाल रुधिराणु जो है
उसमें ए और बी एंटीजन है, तो ए और बी एंटीजन देखिए कहाँ पर है, यहाँ पर है। तो इसके सीरम में कौन सी एंटीबॉडी होगी, तो एंटीबॉडी में देखिए फिर खाली जगह है, यानी कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। आंसर यहाँ पर क्या होगा, सी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। तो ये जो साइड में मैंने बताया, इस तरीके से क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। अगला देखते हैं आपका चौथा प्रश्न कि जल जनित रोग जो है वो क्या है, डिप्थीरिया, टिटनेस, हेपेटाइटिस, मलेरिया। ये वाला क्वेश्चन पिछले क्लास में हमने पूछा भी था। तो हेपेटाइटिस जो है आपका यहाँ पर सही होगा, जिसने भी हेपेटाइटिस आंसर दिया था उनका बिल्कुल सही है। हेपेटाइटिस एक जल जनित जो है वो रोग होता है, जिसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आप कहेंगे जिसमें यकृत जो है वो प्रभावित होता है। और हेपेटाइटिस जो है मुख्यतः संक्रमित प्रदूषित जल के सेवन से होता है। जल इसीलिए जल जनित रोग या जल दूषित जल के अंतर्गत, जल दूषित रोग के अंतर्गत हम इसे रखते हैं। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, उसके बाद एक प्रश्न हम आपसे पूछेंगे कि अंडा जो है वो आपको बताना है उत्तम स्रोत है तंतुओं का, प्रोटीन का, या फिर कार्बोहाइड्रेट का, या फिर वसा का। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो अंडा जो है वो प्रोटीन का जो है वो स्रोत होता है। अंडा में लगभग सारे आप कहेंगे आवश्यक अमीनो एसिड भी होते हैं। तो ये आपका जो है वो बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक नए प्रश्न पूछते हैं। साथ ही साथ सभी लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहिएगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल अवश्य ऑन कर लीजिएगा, ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है, जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि कालरा रोग होता है। ए ऑप्शन है बैक्टीरिया के द्वारा, बी ऑप्शन है वायरस के द्वारा, सी ऑप्शन है कीटो के द्वारा, और डी ऑप्शन है टॉक्सिन के द्वारा। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा, अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे है, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्न की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।